हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज मैं लेकर आया हूं विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जिसे सभी वर्गों को बच्चों के लिए आवश्यक होता है। विज्ञान के इस पहले एपिसोड में बताऊंगा कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। आप अपने घरों में, विद्यालयों तथा अन्य जगहों के आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते होंगे। आप उसे समझते भी होंगे एवं महसूस भी किए होंगे। उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, जैसे किताबें हैं, कलम है, पेंसिल है। घरों में कई प्रकार के बर्तन देखते होंगे, कलछी, बाल्टी, मग, जग इत्यादि। विद्यालयों में चौक, बेंच, डेस्क तथा अन्य कई प्रकार के पदार्थ आप देखते होंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि वे सभी जिसे आप अनुभव करते हैं या जिसका कोई अस्तित्व हो, पदार्थ कहलाता है। यहां लिख ले सकते हैं, पदार्थ क्या है। वे सभी जिसे आप देखते होंगे, महसूस करते होंगे। सभी पदार्थ हैं, या कह सकते हैं जिसका अस्तित्व है, वे पदार्थ कहलाते हैं। वे सभी जिसे आप देखते होंगे, महसूस करते होंगे, जिसका अस्तित्व है, पदार्थ है। बिल्कुल सरल डिफिनेशन दे तो कह सकते हैं, ऑल दैट एग्जिस्ट्स आर मैटर। वे सभी जिनका कुछ अस्तित्व हो, वे मैटर कहलाते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या सभी पदार्थ एक ही तरह के हैं? इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई पदार्थ का बनावट में अंतर होता है, किसी पदार्थ का दिखावट में अंतर होता है, कोई पदार्थ छूने में कड़ा महसूस होता है, कोई पदार्थ मुलायम महसूस होता है। यानी पदार्थों की प्रकृति, पदार्थों का गुण सबका अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं पदार्थ की संरचना, पदार्थों की संरचना। आखिर ये पदार्थ बने किससे होते हैं? आप अनुभव करते होंगे कि किसी भी पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं। अर्थ पदार्थ किससे बने होते हैं? पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। और पदार्थ के इन छोटे कणों को अणु कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटम। यानी किसी पदार्थ के जो छोटे कण हैं, वे एटम कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं।
अब आगे आइए, पदार्थों की अवस्थाएं। पदार्थों की अवस्थाएं तो आप जानते होंगे, पढ़ भी चुके होंगे पहले, कि पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थों की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? जिसमें पहला है ठोस की अवस्था, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है। दूसरा है द्रव की अवस्था, जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। और थर्ड है गैस की अवस्था या गैसीय अवस्था, जो एक अंग्रेजी वर्ड ही है। तो आपने देखा पदार्थों की कितनी अवस्थाएं हो गई? ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस ठोस क्यों है, द्रव द्रव क्यों होता है, और गैस गैस क्यों होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। कुछ टर्म्स है, जैसे आकार, या कह सकते हैं आकृति, और दूसरा शब्द है आयतन। सिंपल ढंग से इसको समझ सकते हैं कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लिख सकते हैं दोनों निश्चित होते हैं, तो उसकी अवस्था होती है ठोस की। ठोस की अवस्था होती है। और जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, तो यह अवस्था होती है द्रव की। आप देख सकते हैं कि द्रव को रखने के लिए किसी बर्तन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उसका आकार निश्चित है, और जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है, द्रव का आकार उस बर्तन के आकार का रूप ले लेता है, और आयतन निश्चित होता है। जितनी मात्रा द्रव की होगी उतना ही मात्रा, चाहे किसी बर्तन में रखा जाए, द्रव की होगी। तीसरी जो गैस, ये पदार्थों की अवस्था है, वह है गैस की अवस्था। गैस में क्या होता है? आकार या कहें आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्या होगा? दोनों अनिश्चित होता है, तो गैस की अवस्था होती है। अब आप सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि जो पदार्थों की बनावट होती है, उसमें दो बिंदु होता है, जिसे आप याद रख सकते हैं। एक है अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। और दूसरा बिंदु है अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल अर्थात इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये दो जो कारण हैं, अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक बल, यही दोनों तीनों की अवस्थाओं का कारण होता है। जैसे ठोस को ले लीजिए, तो ठोस में क्या है? इसका अंतराण्विक स्थान अधिक होता है, यानी कह सकते हैं ये नहीं, अंतराण्विक स्थान कम होता है। अंतराण्विक स्थान इसका कम होगा, और अंतराण्विक बल ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि जो ठोस हैं उनके अणु काफी इस तरह से
काफी घने ढंग से एक दूसरे से बंधे होते हैं, यानी इनके तो जो अणु हैं, दो छोटे छोटे कण हैं, उनके बीच का स्थान जो है बिल्कुल कम होता है, और इनके जो अणु हैं वो एक दूसरे से काफी सटे होते हैं, और जो बल होता है काफी एक दूसरे अधिक बल से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, जिसके कारण इनकी अवस्था है ठोस की होती है। ये ठोस हो गया। द्रव की स्थिति में देखिए, अंतराण्विक स्पेस जो है, अंतराण्विक स्थान जो है, ये द्रव की अवस्था में अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगा, और जो अंतराण्विक बल है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण जो द्रव के अणु होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए ये होती है द्रव की अवस्था। और जो गैस की अवस्था है, गैस अवस्था में, ये गैस की अवस्था में अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है, अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है, और अंतराण्विक बल बहुत ही कम होता है। अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही अगरबत्ती जलाते हैं और ठोस जो पदार्थ होता है वो जलने लगता है, तो उसकी गंध दूर दूर तक फैल जाती है, क्योंकि उसके अणु जैसे ही जलते हैं अंतराण्विक का स्थान और ज्यादा हो जाता है, और अंतराण्विक बल कह सकते हैं बहुत ही कम का मतलब न्यून होता है, और अणु बिखर जाते हैं, जिससे उसकी गंध हमारे नाकों तक पहुंचने लगती है। तो ये हो गया पदार्थों की अवस्थाएं, ठोस की अवस्था, द्रव की अवस्था, गैस की अवस्था है। इसका कारण आकार और आयतन में अंतर होता है, और ये ठोस और द्रव या गैस बने रहने के कारण अंतराण्विक स्थान और अंतराण्विक बल होता है। अब आते हैं पदार्थों के गुण। आपने देखा होगा कि कई पदार्थ बिल्कुल अलग अलग के होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, मैं इनके प्राकृतिक चमकीले की बात कर रहा हूं, अर्थात प्राकृतिक रूप से चमकते हैं। कुछ पदार्थों को पेंट करके चमकाया जाता है, तो वो पदार्थों के गुण में नहीं आएंगे। जो प्राकृतिक रूप से चमकीले हों, कुछ पदार्थ कोमल होते हैं, कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, यानी कई प्रकार के पदार्थों की विभिन्न प्रकार होते हैं, और ये प्रकार उनके गुणों के कारण होता है। तो जो पदार्थ के मुख्य गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें सबसे पहला गुण है वो है दिखावट, या इसको कह सकते हैं एपियरेंस। एपियरेंस, दिखावट यानी देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ प्राकृतिक रूप से चमकीले होते हैं, प्राकृतिक रूप से चमकते हैं, और कुछ नहीं चमकते हैं, और कुछ पदार्थ नहीं चमकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोना ले लीजिए। सोना एक ऐसा पदार्थ है जो चमकता है, और इसके इसी गुण के कारण
गहने बनाए जाते हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है, जो कि महिलाओं को बहुत ही अधिक पसंद होता है। उसी प्रकार है चांदी, चांदी भी चमकता है। एल्युमिनियम चमकते हैं, लोहा, इस तरह से कई पदार्थ हैं जो चमकते हैं। कुछ पदार्थ नहीं चमकते हैं, जैसे लकड़ी, अन्य पदार्थ में ले सकते हैं गंधक, कपड़े या कई प्रकार के पदार्थ। इसी तरह से कई प्रकार के पदार्थ ऐसे हैं जो चमकते नहीं हैं। यानी पदार्थों के गुण के आधार पर पहचान की जा सकती है। देखने में जो चमकते हैं वो दूसरे प्रकार के पदार्थ होंगे, जो नहीं चमकते हैं वो दूसरे प्रकार के पदार्थ होंगे। जो दूसरा पदार्थ का गुण है वो है संपीड्यता। इसे कहते हैं संपीड्यता, यानी कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता। और संपीड्यता क्या है? यह है कठोरता और कोमलता, कठोरता और कोमलता से इसका संबंध है। यानी कुछ पदार्थ अधिक कठोर होते हैं, या लिख सकते हैं कुछ पदार्थ अधिक कठोर होते हैं और कुछ पदार्थ मुलायम होते हैं और कुछ पदार्थ मुलायम होते हैं। जैसे आप ले लीजिए, लोहा क्या है? कठोर है। लकड़ी क्या है? कठोर है। और मुलायम पदार्थ में जैसे रुई को ले लीजिए, रुई क्या है? मुलायम है, या कोमल कर सकते हैं, कोमल है। तो इस प्रकार से पदार्थ के गुण है संपीड्यता, जो कठोरता और मुलायमता के आधार पर पदार्थों में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। तीसरी जो प्रकार की गुण है वह है घुलनशीलता। घुलनशीलता इसे अंग्रेजी में कहते हैं सोलुबिलिटी। यहाँ घुलनशीलता से तात्पर्य हमारा जल में घुलन होने से है, जल में घुलने से है। क्यों? क्योंकि जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट क्या है मैं बता रहा हूं, क्योंकि जल में घुलने से संबंधित को हम लोग जनरली घुलनशीलता के अंतर्गत लेते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी है या नमक है, ये क्या है? जल में घुलनशील है। कुछ पदार्थ हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, जैसे मिट्टी तेल। मिट्टी तेल किस में घुलता है? ये पेट्रोल में घुलता है। अब यहां 3 शब्द आता है, जो घुलता है, जो घोलता है, जो घुलता है और दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं, अर्थात घुलने के बाद जो पदार्थ बनता है, घुलने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ये जो घोलता है उसको घोलक कहा जाता है।
इसी का दूसरा नाम है विलायक। इसे विलायक भी कहते हैं। जो घुलता है उसे कहते हैं घुल्य। या इसे विलेय कहते हैं। और घुलने के बाद जो बनता है वो हो जाता है घोल। इसी को कहते हैं विलियन। ये 3 टर्म है। इंग्लिश में जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। विलायक को सॉल्वेंट कहा जाता है, विलेय को सोल्यूट, और दोनों मिल जाने के बाद जो बनता है विलियन उसको कहते हैं सॉल्यूशन। तो घुलनशीलता का जो गुण है पदार्थ में वो ये 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है, घोलक, घुल्य और। जैसे मान लीजिए चीनी जल में घुलता है तो चीनी क्या हो गया? चीनी हो गया घुल्य, सॉल्यूट। ये घुल्य हो गया। पानी क्या हो गया? यानी जल क्या हो गया? ये हो गया घोलक या विलायक। और चीनी और पानी का जो मिश्रण बना उसको कहते हैं घोल, अर्थात विलियन। तो आपने देखा कि कुछ पदार्थ जल में घुलते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं तो दूसरे घोलक में घुलते हैं, जैसे मिट्टी, तेल, पेट्रोल में घुलता है। कुछ गैसें भी हैं जैसे ऑक्सीजन, ये जल में घुलनशील है। ये जल में घुलनशील है। आप जानते होंगे कि ये जो ऑक्सीजन जल में घुला होता है इसे जलीय जीव जंतु ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। अब जो अगला गुण है, चौथा गुण, उससे कहते हैं उत्प्लावकता। उत्प्लावकता, फ्लोटेशन। ये गुण पदार्थ का जल में तैरने से संबंधित है। ये क्या है? तो जल में तैरने वाले पदार्थ, जल में तैरने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे उत्प्लावक। उत्प्लावक कहलाते हैं। जैसे सूखी पत्तियां जल में तैरने लगती हैं, कि ये उत्प्लावक पदार्थ हैं। कुछ और कह सकते हैं, पदार्थ के इस गुण को, यानी जो तैरने का गुण है उसे कहते हैं उत्प्लावकता। पदार्थ के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। तो आपने देखा कि जो पदार्थ तैरते हैं, कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि लोहे के बने जहाज जल में तैरते हैं, लेकिन उसी लोहे की बनी सुई जल में डूब जाती है। तो इसका कारण कुछ और है, जिसके बाद की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल उत्प्लावकता से संबंध मेरा जल में तैरने वाले पदार्थ से है, या
कि अर्थात जो पदार्थ जल में तैरते हैं वे उत्प्लावक कहलाते हैं, और ये जो गुण है वो कहलाता है उत्प्लावकता। अगला जो गुण है वो है चुंबकत्व का गुण। चुंबकत्व का गुण यानी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आप सभी जानते होंगे, एक पदार्थ चुंबक को, ये ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को, ये क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात चुंबक में गुण होता है कि उसके सामने कोई भी चुंबकीय पदार्थ रखी जाए तो वो अपने ओर आकर्षित कर लेगा, अपने में सटा लेता है। ये चुंबकीय पदार्थ क्या हैं? ये 3 चुंबकीय पदार्थ होते हैं। पूरे प्रकृति में केवल 3 ही पदार्थ ऐसे हैं जो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जिसमें पहला है लोहा, कोबाल्ट और तीसरा है निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल। आगे के पाठ में आप इनके संकेतों, इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये याद रखिए कि चुंबकीय पदार्थ केवल 3 हैं, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। और चुंबक के सामने इन 3 पदार्थों को रखा जाए तो ये पदार्थ चुंबक में चिपक जाते हैं। तो चुंबक के द्वारा कर सकते हैं, चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकीय गुण कहा जाता है। चुंबकीय गुण कहा जाता है। जो छठा गुण है वो है पारदर्शिता का गुण। पारदर्शिता का गुण, ये पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के बांटे जाते हैं। पहला है पारदर्शी, जिसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। दूसरा जो पदार्थ है पारभासी, ट्रांसुलेंट कहा जाता है। और जो तीसरे प्रकार का पदार्थ है वो है अपारदर्शी, जिसे ओपेक कहा जाता है। अर्थात पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पारदर्शी पदार्थ, पारभासी और अपारदर्शी। अब पारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ, समझ लीजिए इसको, वैसे पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है, यानी पदार्थ के दूसरी ओर रखी वस्तु को भी आप आसानी से देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण लिख सकते हैं, क्या क्या है? जैसे कांच है, प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक होता है वही पारदर्शी होता है, उसके आर पार देख सकते हैं। इसके बाद जल, जो पानी होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने चारों ओर हवा से घिरे होते हैं और हवा के दूसरी ओर भी हम लोग देखते हैं, तो हवा को भी पारदर्शी पदार्थ माना जा सकता है। दूसरी तरह की जो पदार्थ है वो है पारभासी। पारभासी यानी वैसे पदार्थ जिसके दूसरी ओर
स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, यानी धुंधला सा दिख सकता है। जैसे ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर आप लें तो उसके दूसरी ओर रखी वस्तु को आप आसानी से नहीं देख सकते, धुंधला धुंधला दिख सकता है। या एक और उदाहरण है, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज की दूसरी ओर भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, थोड़ा दिखेगा और थोड़ा नहीं दिखेगा। तो ये जो उदाहरण हुए पारभाषी के हुए। और जो तीसरी प्रकार की है वो है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? जिसके दूसरी ओर की रखी वस्तु को बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं। जैसे आपकी किताब हो गई, बेंच डेस्क हो गया, आपकी जो लकड़ी के दरवाजा हैं, ये क्या है? ये सभी अपारदर्शी पदार्थ हैं, इनके दूसरी ओर आप नहीं देख सकते हैं। तो पारदर्शिता के गुण के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, पारदर्शी, पारभाषी और अपारदर्शी। और जो 7वां प्रकार का गुण है वो है चालकता, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, चालकता से संबंध हमारा है विद्युत के चालन से, विद्युत अर्थात बिजली के चालन से। अब ये क्या है? ये कुछ पदार्थ बिजली को यानी विद्युत को अपने द्वारा चालन करने देते हैं, वे कहलाते हैं विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक पदार्थ। और या इसको कह सकते हैं गुड कंडक्टर, इंग्लिश में कहते हैं गुड कंडक्टर। जैसे सभी धातुएं, अब धातुएं क्या है आगे कक्षा में पढ़ेंगे, जिसमें लोहा हो गया, तांबा, चांदी, सोना, ये सभी अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, गुड कंडक्टर माने जाते हैं, विद्युत के अच्छे सुचालक माने जाते हैं। और जो दूसरी पदार्थ है विद्युत के कुचालक पदार्थ, विद्युत के कुचालक पदार्थ। ये कुचालक पदार्थ क्या हैं? वैसे पदार्थ जिनके द्वारा बिजली पास नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, उसे कहते हैं विद्युत के कुचालक पदार्थ। उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे सूखी लकड़ी, ये विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक, ये विद्युत के कुचालक है। बैकलाइट, बैकलाइट एक पदार्थ होता है जिसके बिजली के स्विच वगैरह बनाए जाते हैं। ये सारी जो पदार्थ हैं वे विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें कुचालक कहा जाता है। तो आज के पाठ में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।